बाथ हाउस के अंदर का सीन होता है जहां एक लड़की को कई औरतें घेर लेती हैं और उसे सबके सामने माफी मांगने को कहती हैं। वो लड़की हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलती है और सबको घूर कर देखती है। उस लड़की का नाम होता है रेनशू और वो वहां की टॉप स्क्रब वर्कर होती है। वो जवान है, ताकतवर है और अपने काम में बहुत तेज है, इसलिए ज्यादातर ग्राहक उसी को पसंद करते हैं। वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि बहुत मेहनती भी है और अक्सर देर रात तक काम करती रहती है। उसकी इसी मेहनत की वजह से मालिक भी उसे बहुत पसंद करता है और उस पर भरोसा करता है। लेकिन वो इतनी मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही होती बल्कि अपनी दादी के लिए भी कर रही होती है। वो चाहती है कि उसकी दादी को एक अच्छी जिंदगी मिल सके और उन्हें गरीबी में न रहना पड़े, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब होती है कि कई बार उन्हें सिर्फ मिर्च पाउडर डालकर नूडल्स खाने पड़ते हैं और पानी भी वो संतरे के छिलकों को उबाल कर पीते हैं। करीब 10 साल पहले उसके माता पिता का तलाक हो चुका होता है और तब से वो अपनी दादी के साथ ही रह रही होती है। उनके घर की एकमात्र कमाई उसकी दादी के कबाड़ इकट्ठा करके बेचने से आती है। एक दिन खाना खाते वक्त उसकी दादी उसके पिता का जिक्र कर देती है। ये सुनते ही रेनशू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका पिता सालों से उससे मिलने तक नहीं आया। तभी अचानक उसे मतली आने लगती है और वो भागकर बाथरूम में जाती है। वहां वो लगातार उल्टियां करने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये लक्षण पिछले 1 दिन से चल रहे होते हैं और वो बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है। काम करते वक्त भी उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही होती। इसलिए वो फैसला करती है कि अगले दिन अस्पताल जाकर चेकअप कराएगी। अगले दिन जब वो अस्पताल जाती है तो डॉक्टर उसे एक बहुत ही बुरी खबर देते हैं। उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन में खतरनाक ट्यूमर है जो काफी फैल चुका है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास शायद कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुनकर उसकी दुनिया पूरी तरह हिल जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो वापस बाथ हाउस जाती है और मालिक से नौकरी छोड़ने की बात करती है। उसके जाने से पहले वहां के लोग उसके लिए एक छोटा सा फेयरवेल रखते हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए जो करना है जल्दी करना चाहिए। लेकिन रेनशू को समझ नहीं आता कि वो अपनी आखिरी जिंदगी में क्या करे। तभी उसकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर जाती है। वो खबर एक महिला हॉस्पिस केयर सेंटर के बारे में होती है। वो फैसला करती है कि वो अपने आखिरी समय में वहीं जाकर काम करेगी। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाती है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे कैंसर है और वो बच नहीं पाएगी, लेकिन मरने से पहले वो हॉस्पिस केयर में काम करना चाहती है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। वो अपने पिता से मदद मांगती है और कहती है कि वो उसके इस आखिरी इच्छा को पूरा करे। जाने से पहले वो उसे चेतावनी देती है कि ये बात उसकी दादी को न बताए। इसके बाद वो घर लौटती है और सारे टूटे फूटे फर्नीचर को ठीक करती है। वो अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में रखती है ताकि दादी को कोई परेशानी ना हो। फिर वो अपनी दादी से कहती है कि उसने बाथ हाउस की नौकरी छोड़ दी है और अब वो कुछ महीनों के लिए बाहर घूमने जा रही है। लेकिन जैसे ही वो घर में चारों तरफ फैला कबाड़ देखती है तो वो टूट जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये सब फेंक दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। कुछ दिन बाद उसकी दादी उसके लिए टैक्सी बुलाती है ताकि वो अपनी यात्रा पर निकल सके। जब वो जाने लगती है तो दादी उसे विदा करती है। दादी को देखकर रेनशू अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद वो हॉस्पिस केयर सेंटर पहुंचती है, लेकिन वहां का माहौल काफी डरावना होता है। शाम का समय होता है और पूरा इलाका सुनसान और अजीब लगता है। तभी उसे एक अजीब सी औरत दिखती है जो जमीन खोद रही होती है। रेनशू उससे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो औरत बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। रेनशू उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों एक चर्च के पास पहुंचते हैं। अचानक वो औरत दौड़ने लगती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। ये देखकर रेनशू बहुत डर जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे कुछ और डरावना नजर आता है। ये जगह दरअसल एक महिला हॉस्पिस केयर सेंटर होती है। यहाँ आने वाली हर महिला की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं होती। चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब यहाँ अपनी आखिरी घड़ियां बिताने आती हैं। लेकिन यहाँ की महिलाएं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ अलग करना चाहती हैं। वो ये साबित करना चाहती हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं, इसलिए अजीब और खतरनाक चीजें करती हैं, जैसे कि पिछली रात का मजाक या डराने वाले खेल। यहाँ एक औरत लाइव स्ट्रीम भी कर रही होती है और अजीब हरकतें कर रही होती है। असल में पिछली रात जब रेनशू यहाँ आ रही थी तो ये वही लोग थे जिन्होंने उसे डराया था। उन्होंने उससे माफी मांगने की बजाय उसका मजाक उड़ाया था। जब वो वहां से चली गई तो एक औरत का स्कार्फ नीचे गिर गया था। वो स्कार्फ रेनशू को मिल गया था और उसने उसे अपने पास रख लिया था। बाद में किस्मत से वो दोनों एक ही कमरे में रहने लगती हैं। जैसे ही वो औरत उस स्कार्फ को देखती है वो तुरंत उसे पहचान लेती है। वो बिना कुछ बोले स्कार्फ उठाकर कहती है कि ये उसी का है और रेनशू उसे चुपचाप वापस कर देती है। फिर वो ताना मारते हुए कहती है कि शायद तुम इसे खरीद भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख है। ये पूरी घटना उसके मोबाइल से लाइव स्ट्रीम हो रही होती है, जिससे सब लोग देख रहे होते हैं। ये देखकर रेनशू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका फोन झटक कर गिरा देती है।
अगले ही पल दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। उनकी इस हरकत से वहां मौजूद बाकी औरतों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सभी औरतें उन्हें लड़ते हुए देखती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। कुछ लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि नई आई रेन शू को कौन सी बीमारी है। कोई कहता है उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो कोई कहता है शायद यूट्रस कैंसर होगा। तभी अचानक रेन शू पलटवार करती है और उस महिला को बिस्तर पर दबा देती है। वो उसे मजबूती से पकड़कर कहती है कि हाँ, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि एक स्कार्फ के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करे। फिर वो उस औरत का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसके पास सिर्फ खूबसूरती है और कुछ नहीं। वो आगे कहती है कि चाहे तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मरना तो तुम्हें भी है। तभी अचानक कमरे में मौजूद दूसरी लड़की उठ जाती है और अपनी आंखों से मास्क हटा देती है। रेनशू उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वही औरत होती है जो पहले जमीन खोद रही थी। वो हैरान होकर सोचती है कि उसे कैसे कैसे रूममेट्स मिल गए हैं। इसके बाद दोनों को पकड़कर हॉस्पिस के डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां उन्हें अच्छी तरह समझाया जाता है कि ऐसा व्यवहार यहां नहीं चलेगा। डायरेक्टर बताती है कि उस औरत का नाम मीडाओ है और उसे लंग कैंसर है जो आखिरी स्टेज में है। वो कहती है कि यहां मौजूद हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, इसलिए कुछ लोग अजीब हरकतें करते हैं क्योंकि वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर आगे कहती है कि उन्हें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये भी कि हर किसी को दोबारा जीना, प्यार करना और शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। तभी असली खुशी मिलेगी और वो उसे खोने से बच पाएंगे। रात के समय रेन शू को उसकी दादी का फोन आता है। वो खुश हो जाती है और सही जगह ढूंढकर कॉल उठाती है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो कॉल देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। मीडाओ पास आकर झांकने लगती है और ये देखकर रेन शू घबरा जाती है। स्क्रीन पर उसकी दादी बुरी हालत में नजर आती हैं, जिनके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। वो बहुत कमजोर आवाज में बताती हैं। वो कहती हैं कि वो आदमी खतरनाक है और पहले भी अपनी पत्नी को लगभग मार चुका है। अब उसे डर है कि वो आदमी उसकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहकर वो जल्दी से कॉल काट देती हैं और रेन शू पूरी तरह हिल जाती है। तभी पास में बैठी वो अजीब औरत अचानक बोल पड़ती है और पूछती है कि उस शराबी के घर में बच्चा है क्या। रेन शू से सारी स्थिति समझा देती है और बताती है कि वहां एक लड़की है जो खतरे में है। ये सुनकर वो औरत कुछ अजीब तरीके से बात करने लगती है, जैसे उसे सब पहले से पता हो। वो कहती है कि अगर जीने का मौका मिले तो कोई भी किसी को भी मार सकता है। उसकी बातों से माहौल और भी डरावना हो जाता है। उसी समय दूसरी तरफ वो शराबी आदमी घर पहुंच चुका होता है। वो एक गिलास में कोई अजीब सा लिक्विड डालता है और उसमें दूध मिलाता है। फिर वो अपनी बेटी को वो दूध पीने के लिए देता है और उसे बार बार मजबूर करता है, लेकिन लड़की को शक हो जाता है क्योंकि उसका पिता कभी इतना अच्छा नहीं रहा। वो पहले से ही सावधान होती है और चुपके से अपना फोन जेब में डाल लेती है। जैसे ही मौका मिलता है वो दूध फेंक देती है और बिना पीछे देखे घर से भाग जाती है। जब उसका पिता बाहर आता है तो लड़की गायब हो चुकी होती है। ये देखकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। लड़की समझदार होती है, इसलिए वो भागने की बजाय एक पुल के नीचे छुप जाती है। वो इंतजार करती है कि जब तक आवाजें बंद ना हो जाएं। फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है उसका पिता वहीं खड़ा होता है। दोनों के बीच फिर से पीछा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आदमी शराब के नशे में होता है, इसलिए धीरे चलता है और गिर भी जाता है। जब वो उठता है तब तक लड़की फिर से गायब हो चुकी होती है, लेकिन इस बार उसकी नजर पास पड़े कचरे के ढेर पर जाती है। उसे शक होता है और वो उस ढेर को खंगालने लगता है। ये सब थोड़ी दूरी पर खड़ा एक आदमी देख रहा होता है। वो मदद करने की बजाय बस खड़ा होकर लड़की के लिए दुआ करता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और माहौल और भी खराब हो जाता है। शराबी आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तभी कचरे के ढेर से मोबाइल की घंटी बजने लगती है। लड़की तुरंत फोन बंद कर देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आदमी तुरंत कचरा हटाकर उसे पकड़ लेता है। लड़की छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जमीन पर पटक देता है। पास खड़ा आदमी अब खुद को रोक नहीं पाता और दौड़कर उस शराबी को जोर से टक्कर मार देता है। फिर वो लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसकी रक्षा करता है। वो आदमी गुस्से में आकर वो एक लकड़ी उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक शराबी धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने पीछे से मारा हो। जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वहां रेनशू खड़ी होती है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि उनकी मुलाकात ऐसे हालात में होगी। किस्मत ने उन्हें इस तरह मिलाया होता है कि सब कुछ बदलने वाला होता है।